हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 का पार्ट फर्स्ट। चैप्टर 8 है हमारा गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। अब तक हमने जो पढ़ा था पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लिया था। हमने चैप्टर 6 और 7 में दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पूरा उसका टाइम पीरियड था उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं, उनका गवर्नमेंट सिस्टम, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ किस तरह की रही है पूरी की पूरी इसमें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सक्सेशन लॉ था कि जब कोई एक किंग उसकी डेथ हो जाती थी या किसी वजह से वो हार जाता था तो उसके बाद जो दूसरा जो नया किंग था, जो सुल्तान था, जो इलेक्ट होके आता था, वो किस बेसिस पे आता था, जो सक्सेशन लॉ था वो क्या था। ओके, तो आज हम इसमें इसी को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बहुत ही यूजफुल लेक्चर रहेंगे ये आपके लिए। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो दिस इज आर चैप्टर 8, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ चैप्टर का नाम, और हमारा चैप्टर 8 होने वाला है ये। इससे पहले हमारे जो चैप्टर 7 तक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाकर आप मेरे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इससे पहले मैं एशियन इंडियन हिस्ट्री को भी कवर करा चुकी हूँ, आप मेरे उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ दिल्ली सल्तनत के अंदर उस समय जो लोग थे उनकी कैसी थी। The state set up by the Turks toward the end of the 12th century in northern India gradually developed into a powerful and highly centralized state which for some time controlled almost the entire country extending as far as south as Madurai। इसमें कहा गया है कि जिस स्टेट को सेटअप किया था वो सेटअप किसने किया था? तुर्क्स ने सेटअप किया था, और 12th सेंचुरी के एंड में इसको सेटअप किया था। शुरुआत में ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक रहता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया से लेकर ये आगे पूरा आपको साउदर्न साइड तक, साउथ इंडिया तक ये बहुत ही अच्छे से इसे एक्सटेंड करेंगे। पावरफुल भी होगा, हाईली सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, कि एक ही जगह से जो सारी पावर्स को कंट्रोल करे, तो वो तो हमारा सेंट्रलाइज्ड होगा कि जो सुल्तान है उसी के हाथ में सारी पावर हो। तो मदुराई तक आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक छोटा सा जो एम्पायर था, एम्पायर तो बाद में बनता है, जो छोटा सा जो स्टेट बनाया था तुर्क्स ने, वो बाद में पूरे साउदर्न इंडिया तक फैल जाएगा। जो दिल्ली सल्तनत था, अब कोई भी चीज़ एक्सटेंड होती है एक न एक टाइम पे आके जो उसका डिसइंटीग्रेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी डिसइंटीग्रेशन था वो स्टार्ट हो गया। वो कब हुआ? टुवर्ड द बिगनिंग इन द 15th सेंचुरी। ठीक है, तो 15th सेंचुरी तक आते आते कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत था, जो अभी तक बहुत पावरफुल था और हाईली सेंट्रलाइज था, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, वो टूटने लगा। एंड अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री। अब जब वो टूट रहा है तो उसके टूटने का रीज़न क्या था कि जो अलग अलग जगह पर कोई भी जो सुल्तान है वो अकेला तो हर जगह देख नहीं सकता है, तो वो क्या करता था, वो जहाँ से भी जीत कर आता था तो अपनी उस टेरिटरी में अपना कोई भरोसेमंद इंसान, अपना कोई गवर्नर, कोई राजकुमार ऐसे वहाँ पर अपॉइंट करके आ जाया करता था। अब जैसे ही उस किंग की डेथ होती थी या वो किंग वापस चला जाता था, तो यहाँ पर उस गवर्नर को क्या लगता था कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकता है। तो इस तरह से वो मौके का फ़ायदा उठा के अपने आप को उस एम्पायर से अलग कर लिया करते थे, और वो क्या बोलते थे कि अब हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है। तो इस तरह से जो डिसइंटीग्रेशन है वो होना स्टार्ट हो गया था। और कोई भी डिसइंटीग्रेशन जब होता है कि जब पावर में जो रूलर है वो वीक पड़ जाता है। ओके, तो एंड तक आते आते जो सक्सेसर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं रहे, तो धीरे धीरे इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत है उसका डिसइंटीग्रेशन हमें देखने के लिए मिला। However, the administrative system of the Sultanate had a powerful effect on many of them and also influenced the Mughal system of administration which developed in the 16th century। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था सल्तनत को चलाने का, तो जो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चली है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो भी उनका सिस्टम था वो बहुत ही अच्छे से काम करने वाला था, तभी वो इतने लंबे टाइम तक वहाँ पर टिक के रह पाया। तो उसमें से बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें थी उसका असर, ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो बाद में भी जो डायनेस्टीज़ आती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो मुगल सल्तनत जब आती है, तो मुगल सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के टाइम से ली हुई हैं, अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने भी यूज़ कर लिया। ओके, तो 16th सेंचुरी में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो दिल्ली सल्तनत के टाइम से आगे तक भी आपको देखने के लिए मिलेगी। भले ही दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका जो सिस्टम था कि किस तरह से एक एम्पायर को आप चला सकते हो, वो ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, बल्कि वो और ज़्यादा क्या हो गया था, पॉपुलर हो चुका था। अब बात करते हैं हम सुल्तान्स की। Although many of the Turkish Sultan in India declared themselves Lieutenant of the Faithful, that is the Abbasid Khalifa at Baghdad, including his name in the khutbah in the Friday's prayer, it did not mean that the Khalifa became the legal ruler। अब देखो, जो ये सुल्तान थे, ठीक है, कहाँ से आए थे ये?
जो टर्की है वहाँ से आए थे। तो वहाँ पर देखिए एक होता है कि जो एक एब्बासिड खलीफा आपने सुना था जब मैंने आपको एशियन इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया, मतलब जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको, ठीक है, जो इसी बुक में हमारे जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थे वहाँ पर हमने ये एब्बासिड खलीफा इनके बारे में पढ़ा था। तो बगदाद में ये खलीफा था, ओके। और यहाँ पर ये लोग ना बड़ा मानते थे इनको, जब ये वहाँ पर रहते थे, जो टर्की में वहाँ पर रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे ये भारत में आए तो कहीं ना कहीं अपना एक कनेक्शन ज़रूर बताते थे उनसे, और इसी के चलते वो अपने आप को क्या बोलते थे, लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल, दैट इज़ द एब्बासिड खलीफा एट बगदाद, कि हम उनके बहुत ज़्यादा क्या है, फेथफुल हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो एब्बासिड खलीफा है, ठीक है, या जो खलीफा हैं जिनको ये मानते हैं वो असल में इंडिया का लीगल रूलर माना जाएगा। नहीं, रूलर तो यही रहेंगे, बस कहीं ना कहीं अपना नाम जोड़ के रखते थे उनसे, तो इतना था बस। ये फ्राइडे को जो प्रेयर होती है उसमें जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें ये अपना नाम भी पढ़वाते थे, जो ये तुर्किश सुल्तान होते थे, ओके। तो इसका मतलब लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि ये खलीफा का नाम इतना ले रहे हैं, या एब्बासिड खलीफा है जो उनको इतना मान रहे हैं तो उनको इन्होंने भारत का रूलर बना दिया, या यहाँ से टैक्स भर भर के जा रहा है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं था। द खलीफा हैड ओनली अ मोरल पोजीशन, ठीक है। तो सिर्फ उनको एक मॉरल पोजीशन दी हुई थी कि ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत है वो वहाँ से है, तो हम उनको उस चीज़ की रिस्पेक्ट देंगे। बाय प्रोक्लेमिंग हिज सुप्रीम पोजीशन द सुल्तान एट दिल्ली वर ओनली प्रोक्लेमिंग दैट दे वर अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। वो अपने आप को इस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड का एक पार्ट बताना चाहते थे कि हम उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है, हम एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। The Sultan's office was the most important in the Sultanate and supreme political military, even a legal authority was vested in him. जो सुल्तान था, ठीक है, सुल्तान ही सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिस था सल्तनत के टाइम पे। सबसे सुप्रीम कौन, सुल्तान, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल मिलिट्री, ठीक है, जो भी अथॉरिटी थी वो सारी किसके हाथ में होती थी, सुल्तान के हाथ में होती थी। वो रिस्पॉन्सिबल होता था अपने स्टेट की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। जैसे एक किंग को दे दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई आपका स्टेट है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा, इनका ध्यान रखना सब आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही सुल्तान का काम था। एज सच ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुल्तान की होती थी, साथ में वो कमांडर इन चीफ होता था अपनी मिलिट्री फोर्सेस का। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करने का काम भी किसका होगा, सुल्तान का होगा। और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए वो क्या करता था, अब सारे फंक्शन वो खुद से तो कर नहीं सकता है, क्या क्या चीज़ें देखेगा, तो इसीलिए वो कुछ जजेस को अपॉइंट करके रखता था कि इन जजेस का काम ये है कि भाई अगर इस तरह से कुछ कोर्ट कचहरी लगा के और जो भी लोगों की दिक्कत है उनको सॉल्व करो, ओके। अ डायरेक्ट अपील कुड बी मेड टू हिम अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस ऑफ एनी ऑफिसर्स। और अगर लगता था कि कोई भी इंसान, कोई भी ऑफिसर उसके अपॉइंट किया हुआ सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्टली फिर सुल्तान के पास भी जा सकते हो। द डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस वॉज रिगार्डेड एज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी रूलर। तो ये खासकर ये इंसाफ दिलाने वाला जो काम था वो किसी भी रूलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि देखो अगर किसी को ने जस्टिस दिला दिया किसी को तो वो तो उसकी वाह वाह करेगा, है ना भाई। महल से निकलते, इस पैलेस से निकलते वाह वाह कर देगा कि मैं तो भाई वहाँ पर गया था राजा के पास और सुल्तान बोल दो चाहे आप, और उन्होंने मुझे इंसाफ दे दिया, ठीक है। तो इससे ना ये बहुत वाहवाही मिलती थी इनको कि भाई क्या इंसाफ करा है, तो इसीलिए इनके लिए जस्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। वी हैव रेफर्ड to the stern manner in which the Balban dispensed justice, not sparing even his relation or high offices of state। बलबन के टाइम में जो बलबन था वो जब जस्टिस करने पर आता था तो वो ये नहीं देखता था कि ये मेरा भाई बंधु, ये ऐसे नहीं, ठीक है। मोहम्मद तुगलक अप्लाइड दिस इवन टू द रिलीजियस क्लासेस हु हैड प्रीवियसली बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द हार्श पनिशमेंट। अब यहाँ पर बलबन के टाइम में तो ये था कि भाई भतीजे अगर कुछ ऐसा किसी ने कर दिया तो वो इस चीज़ की शर्म नहीं करता था कि मेरे घर से है तो मैं इसको पनिश नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उलमास थे, काजी थे, उनको इस चीज़ से थोड़ा अलग रखा गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इनसे भी आगे निकला, बलबन से भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि इंसाफ इंसाफ है, पनिशमेंट पनिशमेंट है, सबके लिए। अगर कोई रिलीजियस क्लास का भी पीपल है तो ऐसा नहीं है कि उसको इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि वही वो उल्मा है तो उसका पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा या उसके खिलाफ भाई किसी और को जस्टिस नहीं दिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको पनिशमेंट मिलेगी जो भी गलती करेगा। नाउ क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन डेवलप अमंग मुस्लिम रूलर्स एंड द इस्लामिक थ्योरी adhere to the idea of the election of the ruler but accepted in practice the succession of any son of successful ruler. However, all the son of the ruler was considered to have an equal claim to the throne। देखो जो हिंदू कल्चर था, हिंदू कल्चर में हमेशा से ये माना गया है कि जो घर का बड़ा बेटा होता है वही अगला करता धरता बनेगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो ये मुस्लिम्स रूलर्स हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता था। इनमें जितने भी सब बेटे होते हैं सबका बराबर का हक होता है, और जो ज़्यादा काबिल है वो अपने आप ही बाकियों को मार मार के जीत लिया करता था सब कुछ। तो यहाँ पर ऐसा था, ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा ही है तो वो अपने ज़िंदा होने पर बता दिया जाता था कि भाई मेरे आने के बाद जो मेरा ये बेटा है या मेरी बेटी है, छोटा बेटा बड़ा बेटा, तो उसको जो भी काबिल लगता था वो उसको अपना सक्सेसर पहले से अपॉइंट करके चला जाता था, ठीक है, कि ये मेरे जाने के बाद ये थ्रोन पर बैठेगा। The idea of primogeniture was fully acceptable neither to the Muslim nor to the Hindus. Some rulers did try to nominate one of the son, not necessarily the eldest, as the successor. आने वाले टाइम में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो ये हिंदू कल्चर के अंदर बड़े बेटे को चुनने वाले जो प्रथा होती है, ये भी कहीं ना कहीं पीछे ही छूट जाती है, वहाँ पर भी पूरी मारधाड़ चलती है। तो कहीं भी अगर हम देखें जो प्रीमोजेनिचर जो आइडिया है वो ना मुस्लिम एक्सेप्ट करते हैं ना हिंदू, क्योंकि सबको राजपाट चाहिए था, सबको पावर चाहिए थी। तो वो ज़्यादातर जो रूलर्स थे वो या तो अपने ज़िंदा होने पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने किसी बेटे को अपॉइंट कर दिया जाते थे, तो उनमें कभी कभी होता क्या था कि कोई अपने बड़े बेटे को अपॉइंट करिए अगर उसको लग रहा है कि भाई ये मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा काबिल है, ये संभाल पाएगा। इवन इल्तुतमिश ने तो अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था, अपने सारे सन जो उसके बेटे थे उनको छोड़ के उसने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया, क्योंकि उसको अपनी बेटी लायक लगी। बहुत से लोग ऐसे होते थे कि वो क्या करते थे, अपने नॉबल्स को ही करके चले जाते थे, कि अपने घर परिवार में सिर्फ किसी को नहीं करा, अपने किसी नॉबल को कर दिया, तो वो उनकी मर्जी होती थी। While the Muslim opinion generally adhered to the idea of the legitimacy, there was no safeguard against the assertion to the throne by a successful military leader. कभी कभी ये जो जगह थी ये किसी सुप्रीम कोई है सेनापति वगैरह वो ही हत्या के बैठ जाते थे, ठीक है। दस मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज द मेन फैक्टर इन द सक्सेशन टू द थ्रोन। तो मेन बात ये थी कि जिसकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग है, अब वो नॉबल है, चाहे बड़ा बेटा है, चाहे छोटा बेटा है, बेटी है, कोई दूर का राजकुमार है, ठीक है, कोई पास का है, कोई भी है, लेकिन अगर उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है तो पावर उसी के हाथ में, थ्रोन उसी का ही है। ओके, फॉर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द खिलजी कुड नॉट डेयर टू एंटर दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर डिपोजिंग द सक्सेसर ऑफ बलवन, बट बिल्ड अ न्यू टाउन कॉल्ड श्री, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ थी वो थी इंपॉर्टेंट पब्लिक ओपिनियन। मान के चलिए कोई एक इंसान है, उसके फेवर में कोई भी नहीं है, तो उसको रूल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, जैसे कि रज़िया सुल्तान के साथ हुआ। वो एक औरत थी, तो इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ना उसके भाई, ना उसके जो उनके नॉबल थे कोर्ट में, कोई भी नहीं, कि मतलब हम सब के होते हुए एक औरत हम पे कैसे रूल कर सकती है। तो इसीलिए उसको रूल करना इतना मुश्किल कर दिया लोगों ने कि 4 साल वो नहीं टिक पाई, ठीक है, उसको साजिशें करके मार दिया। अगर किसी के साथ पब्लिक ओपिनियन होता है, उसके नॉबल्स उसके साथ हैं, उसके लोग उसके साथ हैं, तो वहाँ पर अगर कोई काबिल नहीं भी है तो वो भी लंबे टाइम तक टिक के रह रहा था। तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि जब खिलजी था, जब उसने दिल्ली को जीत लिया था, वो दिल्ली में एंटर भी कर गया था, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि पता नहीं जो दिल्ली के लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो इसीलिए दिल्ली में जाने से पहले, ठीक है, जब बलबन को हरा दिया गया, तो उसके बाद जब खिलजियों ने दिल्ली में एंट्री करी तो उससे पहले उन्होंने एक नया टाउन बसाया जिसका नाम था श्री, कि अगर दिल्ली के जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग अगर वो हमें एक्सेप्ट नहीं भी करते तो हमारे पास वहाँ अपना खुद की एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम जाकर रहने लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर तभी वो जो सिटी है, जो सिटी है वहाँ पर उसको बनाया गया। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा सुल्तान के बारे में बता दिया है कि सुल्तान का क्या रूल था, कैसे उनको नॉमिनेट किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। शेयर करने से आपका भी फ़ायदा, आपका फ़ायदा ही, आपका तो नहीं है लेकिन हाँ जैसे आप शेयर करोगे शायद उसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, और मेरा भी थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।